इमोशनल ब्लैकमेल केवल इरिटेशन नहीं देता, आपको केवल चिढ़ाता नहीं है, आपको केवल परेशान नहीं करता, ये एक किस्म का गंभीर मेंटल अब्यूज है। अमुक के साथ रिलेशनशिप में थे, उसने यह दबाव डाला कि मान लीजिए वीडियो कॉल की जानी है, कुछ ऐसी तस्वीरें भेजे जाने के लिए कहा गया और शर्त क्या थी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो ये वाली तस्वीरें मुझे भेज दो। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक इमोशनल ब्लैकमेलर से बचने के चक्कर में किसी और इमोशनल ब्लैकमेलर की गोदी में जा गिरे। बहुत बार ये होता है कि हम स्वयं जाने अनजाने उस प्रेम का जो लोगों ने हमारे प्रति दिखाया है उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो, और इसके बाद एक ऐसी मांग जिसे आप पूरा करना नहीं चाहती लेकिन कर बैठती है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे। कभी सोचा है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनके बारे में मानते हैं कि वे हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा परेशान कर सकते हैं। शायद आपने भी महसूस किया हो कि कभी प्यार की जगह घुटन को महसूस कराने लगता है। आप भी अगर ऐसे रिश्तों में हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन के शिकार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्या की जो हमारी जिंदगी में चुपके से टॉक्सिसिटी फैलाती है। यह है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्या है? सरल भाषा में समझें तो जब कोई हमारे प्यार को, हमारी परवाह को या हमारे गिल्ट को, इनको इस्तेमाल करता है हमें इमोशनली कंट्रोल करने के लिए, तब हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजन फॉरवर्ड लेकर आई थी। सुजन फॉरवर्ड ने अपनी एक पूरी किताब ही लिखी जिसका नाम है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। इसमें उन्होंने फॉग का सिद्धांत दिया है, फियर, ऑब्लिगेशन और गिल्ट। इस फॉग से उन्होंने समझाया है कि ब्लैकमेलर्स कैसे हमें मैनिपुलेट करते हैं और कैसे वे इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं हमें इमोशनली नियंत्रित करने के लिए। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मेरी जिंदगी में बार बार मेरे विद्यार्थी सामने आते हैं और इस किस्म के एग्जाम्पल लेकर आते हैं। सर, हम करना ये चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं घर के मेलोड्रामा में रोते धोते हुए, क्या हमने तुम्हें इसीलिए पढ़ाया, हमने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया, तुम फिर भी ये कर रहे हो। ऐसा आपको सबसे निकटवर्ती रिश्ते वाले लोग करते हुए दिखेंगे। आपको भाई बहन ऐसा करते हुए दिखेंगे, आपको माता पिता ये ऐसा करते हुए दिखाई देंगे, या जिनके साथ आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, वो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, वे आपको ऐसा करते हुए दिखेंगे। और ऐसे एग्जाम्पल्स आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। इसलिए इस फियर, ऑब्लिगेशन, गिल्ट, इन चीजों को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा कि जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति अपने कथन से आप में ये वाला इमोशन पैदा करना चाह रहा है, यानी कि फियर या फिर ऑब्लिगेशन या फिर गिल्ट। फियर का मतलब है आपको किसी किस्म का डर कि आप इस प्रेम को खो बैठेंगे। मैं आपसे प्रेम करता हूं, अगर लेकिन आपने ये नहीं किया तो मैं आपसे प्रेम नहीं करूंगा। ये कौन सा प्रेम है भाई? ठीक है। या इसी किस्म का ऑब्लिगेशन, चूंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम का मेरे साथ करो, ऑब्लिगेशन। या फिर मान लीजिए गिल्ट, आपसे कुछ नहीं कहा गया लेकिन आपको साइलेंस ट्रीटमेंट दिया गया, आपको आपके अंदर एक गिल्ट पैदा करने की कोशिश की गई। ये जो फॉग है, ये फॉग अगर आपको नियंत्रित कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं। और अगर आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं तो समझिएगा, इमोशनल ब्लैकमेल केवल इरिटेशन नहीं देता, आपको केवल चिढ़ाता नहीं है, आपको केवल परेशान नहीं करता, ये एक किस्म का गंभीर मेंटल अब्यूज है। ये आपकी जो मानसिक अवस्था है, आपका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है, उसको बिगाड़ सकने की क्षमता इसके अंदर है। तमाम रिसर्च ये बताती है कि ये एक इमोशनल अब्यूज है। बचपन से ये आपके अंदर घर कर जाता है और उसके बाद आप इस फियर, ऑब्लिगेशन या गिल्ट के तलते हुए काम कर रहे होते हैं जिन्हें आप करना नहीं चाहते। ये पूरी दुनिया भर में होता है, इसलिए मत कहिएगा कि नहीं हमारे परिवारों में ये नहीं होता। शायद भारत के परिवारों में और ज्यादा होता है। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को आप देखें, NFHS 5, इसके मुताबिक 31.9% महिलाएं इमोशनल अब्यूज रिपोर्ट करती हैं, जिनमें से अधिकतर जो है वह इमोशनल ब्लैकमेलिंग का होता है। तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कैसे होती है और इसके क्या क्या चरण है, स्टेजेस क्या है? नॉर्मली 6 स्टेजेस की बात की जाती है। पहली स्टेज है रेजिस्टेंस। जब आप ऐसी चीजों को करने से मना करते हैं जो ब्लैकमेलर आपसे चाहता है कि आप करें। ध्यान रखिएगा, ये ब्लैकमेलर शब्द अपने प्रिय लोगों के लिए पहली बार में अटपटा तो लगेगा, लेकिन फिर भी गंभीरता से जरा इसे अंत तक सुनिए।
जब आपको आपसे प्रेम करने वाले लोग आपसे किसी चीज के लिए कहते हैं और उसके साथ ये शर्त लगाते हैं कि प्रेम की शर्त के तौर पर ये काम है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया उसे रेजिस्ट करने की होती है। दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर ये इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू होता है। दूसरी स्टेज है जिसे प्रेशर कहा जाता है। अब ये इमोशनल मैनिपुलेशन जो है, ये ब्लैकमेलर आपके साथ कहेगा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो। अब इसमें क्या लग गया? ये दबाव बनाने की कोशिश है। आप पाएंगे कि यह वह चीज है जो सोशल मीडिया की दुनिया में बड़े पैमाने पर होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमारे विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, वे बताते हैं कि सर अमुक के साथ रिलेशनशिप में थे, उसने यह दबाव डाला कि मान लीजिए वीडियो कॉल की जानी है, कुछ ऐसी तस्वीरें भेजे जाने के लिए कहा गया, और शर्त क्या थी? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो ये वाली तस्वीरें मुझे भेज दो। बाद में उनका क्या उपयोग होगा, कैसे नहीं उपयोग होगा, फिलहाल उस पर नहीं जाते। ये जो दूसरा स्टेज है, प्रेशर, इसे पकड़ने की जरूरत है। अगर ये दबाव आप पर है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो या करती हो, या मुझे प्रेम करते हो या करती हो, तो अमुक काम करो, तो हम कहां पहुंच गए? हम सेकंड स्टेज ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल में पहुंच गए हैं, जहां आप पर प्रेशर डाला जा रहा है। एंड देन कम्स थ्रेट। ये थ्रेट कहां लेकर जाएगा? फियर की तरफ। ये थ्रेट क्या हो सकता है? ये इमोशनल हो सकता है या फिजिकल थ्रेट भी हो सकता है। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं आप तुमसे प्रेम नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अमुक काम नहीं करूंगा या करूंगी। क्या हुआ ये स्थिति? ये थ्रेट। ये थ्रेट कभी कभी फिजिकल थ्रेट भी हो सकता है। आप इस बात को अपने आसपास महसूस करते होंगे कि बहुत सारे लोग पिटाई सह जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस सह लिया जाता है। क्यों सह लिया जाता है? क्योंकि उसके पीछे की अंडरलाइंग स्टेटमेंट ये होती है, क्या हुआ, वैसे तो प्यार करता है। यानी प्यार करने में ये जो फिजिकल थ्रेट है कि अगर तुम मेरी पिटाई नहीं खाओगे या खाओगी तो इसका मतलब है कि तुम प्रेम नहीं करते हो, या मुझे तुम्हें फिजिकली हार्म करने का अधिकार है क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं या करती हूं। ये थ्रेट, ये तीसरा चरण है इमोशनल ब्लैकमेलिंग का। एंड देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज। आप इन सब दबावों में, इस प्रेशर में और इस धमकी में आ जाते हैं। फिर क्या होता है? यू स्टार्ट डूइंग कंप्लायंसेस। आप उसकी बात मानने लगते हैं। आपको लगता है कि आप मजबूरी में इस बात को मान रहे हैं। उसने 2 बार ये कहा, थ्रेट दी कि अगर तुमने वाकई ये तस्वीर नहीं भेजी तो मैं ब्रेकअप कर दूंगा। अब आपके साथ क्या परेशानी हुई? आप इसमें दबाव में आ गए या आ गई, और आपने क्या किया? आप कंप्लायंसेस में चले गए। आपने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। आप अब ब्लैकमेलर के पूरे नियंत्रण में हैं। आपको कई फिल्में ऐसी याद आ रही होंगी, आपको अपने आसपास की कई जिंदगियां ऐसी याद आ रही होंगी, हो सकता है आपको अपनी जिंदगी खुद की भी याद आ रही है, जिसमें आप इन कंप्लायंसेस में चले गए। आप उन बातों को मानने लगे जो ब्लैकमेलर आपसे करना चाह रहा था, जबकि आपने पहले रेजिस्ट किया था, पर फिर प्रेशर आया, फिर थ्रेट आई, आप मान जाते हैं, आप झुक जाते हैं, और ये कंप्लायंस का स्टेज आता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये कंप्लायंस का स्टेज आ गया तो निश्चित तौर पर आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएंगे, विच इज कॉल्ड रिपीटेशन। क्योंकि एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाता है। आप प्यार करते थे इसलिए आपने इस पिटाई को सह लिया, अगली बार ये पिटाई दोबारा होगी। दिस इज रिपीटेशन। कंप्लायंस से अगला चरण इमोशनल ब्लैकमेल का है, रिपीटेशन का। तो ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के अलग 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 चरण हैं, आपको इनको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग केवल परिवारों में होती है, क जगह पे होती है, ख जगह पे होती है, ऐसा नहीं। ये वर्क प्लेसेस में होती है, ये दोस्तों में होती है, ये तमाम तरह के परिवार हैं और रिलेशनशिप हैं, उन सब में दिखाई देती है, और ये हर स्टेज को प्रभावित करती है। मैं विशेष तौर पर संबोधित कर रहा हूं उन विद्यार्थियों को जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं। उन्होंने इस बात को महसूस किया होगा कि उनकी जिंदगी में भी ये लगातार दिखाई देता है, और इसकी कीमत आप कहां चुकाते हैं? बाकी तमाम जिंदगी पे चुकाते हैं। क्योंकि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहीं अंदर से आपको कमजोर कर देती है, और आपको आपके अंदर भरोसा करने की क्षमता कम हो जाती है। आप अगली बार प्रेम करने से पहले झिझकते हैं। आपको पता है कि प्रेम अंततः तोड़ता है, आप उससे दूर जाने लगते हैं। आपके अंदर इनएबिलिटी टू ट्रस्ट आ जाती है, क्योंकि ये ट्रस्ट पहली बार में टूटा होता है, और इस तरह से ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग को हैंडल करना और मुश्किल हो जाता है। क्या तरीका है फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग को हैंडल करने का? सबसे पहले तो याद कीजिए कि कौन से अपने व्यवहार के लिए आप आज पछताते हैं। उस दिन न कह दिया होता तो मेरी स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। जस्ट रिमेंबर इट। याद कीजिए दोबारा से, उसे अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बाहर निकलने की शुरुआती चीजों में जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, थ्योरेटिकल तो 50 हो सकते हैं,
कोई व्यक्ति आपको आपको जोश देके कह सकता है नहीं नहीं इससे बाहर निकल के आ जाओ, जो भुगत रहा है उसे पता है इससे बाहर निकलना कितना मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले आपको पहला स्टेप जो जाना है वो है पैटर्न को समझना। अपने हर रिश्ते को ध्यान से देखिए। अगर आप में अभी वह क्षमता नहीं आ पा रही, आपको मुश्किल आ रहा है, तो मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं। जर्नलिंग कीजिए, डायरी रखिए, एक कागज पत्तर एक डायरी रखिए और उसमें लिखिए, किसी रिश्ते के बारे में लिखिए। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, आप ही के लिए है। और बाद में जब आप इस डायरी को पढ़ेंगे तो आप एक पैटर्न पाएंगे। आप पाएंगे कि जो इमोशनल ब्लैकमेलर है वह आपका प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है, परिवार के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उसके इन व्यवहारों में एक पैटर्न है। वह मोहब्बत या मोहब्बत की जो अभिव्यक्ति है, ये मोहब्बत का जो एक तरह का अभिनय है, उसका इस्तेमाल एक पर्टिकुलर पैटर्न में कर रहा है। एक बार आपको पैटर्न समझ में आना शुरू होता है तो आप इस डिनायल से बाहर आते हैं कि आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। और जैसे ही आपको इस समझ में आता है कि आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है, अगला स्टेप शुरू होता है, एंड दैट इज अ वेरी क्लियर थिंग। प्लीज सेट योर बाउंड्रीज। किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो रिलेशनशिप सबसे निकट का रिलेशनशिप हो, ये रिलेशनशिप माँ बेटे का रिलेशनशिप हो, पिता और पुत्री का या पुत्र का रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप, रोमांटिक है, वो तो शामिल है। क्लियरली स्पष्ट रूप से बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए और ये बाउंड्रीज उस व्यक्ति को बताइए जिसे आप प्रेम करते हैं या आपको लगता है कि वो आपको प्रेम करता है। स्पष्ट रूप से बताइए, दीज आर द थिंग्स यू एक्सेप्ट, नॉट बियॉन्ड दिस। डन। जैसे ही आपने बाउंड्री सेट की, आपको समझ में आएगा कि अब ब्लैकमेलर के लिए जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। बट देन ये आप पर भी एक तरह का इमोशनल अत्याचार करेगा। इसलिए इससे अगला स्टेप, नी जर्क रिएक्शन से बचिए। अचानक चीखने चिल्लाने से, किसी ने कहा और से अचानक गुस्सा हो जाने से बचिए। काम रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तब आपको इमोशनल करना मुश्किल होता है। और जैसे अगर आपको इमोशनल करना मुश्किल होगा तो आपका इमोशनल ब्लैकमेल होना अपने आप कम हो जाएगा। और जब आप बहुत नीजर्क तरीके से इमोशनली रिएक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति की इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होगी उसके इमोशनल ब्लैकमेलर होने की संभावना भी कम होगी और उसके इमोशनली ब्लैकमेल होने की संभावना भी कम होगी। सो इट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब लगातार बहुत भावुक होना नहीं है। ऑन द अदर हैंड, ये दरअसल भावुकता पर, भावनाओं पर नियंत्रण करने का, आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हो। कोई जरा से स्टिमुलस देकर आपको गुस्सा ना दिला सके, जरा सा स्टिमुलस देकर आपको भावनाओं में बहने पर मजबूर ना कर सकता हो। यह स्थिति इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होगी तो आप ज्यादातर काम रहेंगे। एंड ऑब्वियसली प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल कि आप लोगों से प्यार करते हैं, उनके लिए त्याग करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब खुद को इग्नोर करना नहीं है। सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज कीजिए। जो इस ऐसा करने में मदद करता है वो सब कीजिए। आपको लगता है मेडिटेशन से मदद मिलती है, मेडिटेशन कीजिए। योगा से मदद मिलती है, योगा कीजिए। एक्सरसाइज से मदद मिलती है, एक्सरसाइज कीजिए। आपको दौड़ने से मदद मिलती है, दौड़िए। आपको जो करने से मदद मिलती है वो कीजिए, लेकिन सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज कीजिए। आप इस दुनिया में सबसे कम महत्व के व्यक्ति नहीं है। आपकी जिंदगी में आप स्वयं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए किसी अन्य की केयर करने के जितना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि आप अपनी केयर करें। बट देन इट विल नॉट ऑलवेज बी इन योर कंट्रोल, सो इफ नीडेड आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प। अगर जरूरत पड़ती है तो किसी थेरेपिस्ट से मिलने में, किसी मनोवैज्ञानिक की सलाह लेने में, उनसे सहायता लेने में शर्मिंदगी की बात नहीं है। ये मेंटल हेल्थ हमारे समाज का एक बहुत बड़ा संकट है। इसलिए अगर आप स्वयं इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क कीजिए। वे आपको ऐसे रास्ते बताएंगे, आपको इस पहले तो डिनायल से बाहर लेकर आएंगे और आपकी मदद कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक इमोशनल ब्लैकमेलर से बचने के चक्कर में किसी और इमोशनल ब्लैकमेलर की गोदी में जा गिरे। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इमोशनल ब्लैकमेलिंग को समझना और उसका सामना करना, ये उसके हील होने की एक पूर्व शर्त है। आपके जिंदगी में जब भी आप इमोशनली ब्लैकमेल हुए, चाहे आप छोटे से बच्चे थे या आप किशोर थे या थी, या आप युवा थे या थी, अगर आप कभी भी इमोशनल ब्लैकमेल हुए तो उसने आपके मानस को, आपके मन को स्कार दिए हैं, घाव दिए, और ये घाव लगभग ताउम्र बने रहते हैं। इसलिए, और ये आपकी भविष्य की जिंदगी को भी बहुत प्रभावित करते हैं। आज भी अगर आप 40-50 साल के उम्र के किसी व्यक्ति को थोड़ा सा कुरेदेंगे तो वह इमोशनल ब्लैकमेल जो उसका शादी से पहले हुआ था, वह इमोशनल ब्लैकमेल जो उसका पढ़ाई से पहले हुआ था, स्कूल के समय में हुआ था, वह तक उसमें दर्ज होता है।
उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, ये सारी जिंदगी को आपको असर डालता है। इसलिए उसे महत्व दीजिए, इस बात से इसे हील होने के प्रोसेस को शुरू करने की कोशिश कीजिए। तो कुल मिला के हमने क्या कहा? हमने पहले कहा कि पैटर्न्स के आधार पर पहचानिए कि आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो किन स्टेजेस से आप उससे बाहर आ सकते हैं, उन पैटर्न को समझिए। लेकिन एक और बात, और ये मेरे हिसाब से इस वीडियो की सबसे जरूरी बात है, हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं और इस बात को अक्सर मान भी लेते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में हम कभी इस बात को नहीं मानते कि हम खुद भी इमोशनल ब्लैकमेलर हो सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि हम स्वयं जाने अनजाने उस प्रेम का जो लोगों ने हमारे प्रति दिखाया है उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें नहीं पता लगता, लेकिन हमारे व्यवहार में वह पैटर्न आ जाता है जब हम मानने लगते हैं कि हम एंटाइटल्ड हैं किसी अन्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि हम तो उसे प्यार करते हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेलर होना है। आपके अंदर इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार ही नहीं, हो सकता है स्वयं इमोशनल ब्लैकमेलर बैठा हो। ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं। जाहिर है कि अनैतिक है, जाहिर है कि ये लगभग अपराध है, लेकिन इसके अलावा ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं। इसलिए केवल दूसरों के व्यवहार में पैटर्न नहीं देखना है, अपने व्यवहार में भी पैटर्न देखिए। जब भी आपने कभी किसी से कहा या आपके मन में ये आया कि अमुक व्यक्ति अगर मुझसे प्रेम करता है तो इतना तो करेगा ही, ये तो उसको करना ही चाहिए, मैं उससे ये करवा ही लूंगा, इसका मतलब है कि आपने उस बाउंड्री को क्रॉस किया है, और इस बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद आप इमोशनल ब्लैकमेलर हो गए। तो न तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग को स्वीकार कीजिए, ना स्वयं इमोशनल ब्लैकमेलिंग की दिशा में जाइए। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो।